गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू फोर्ब्स। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए आज 21 सीरीज है और इसमें क्वेश्चन के साथ कुछ करंट अफेयर्स भी मिक्सअप हैं। और इसके बाद की जो सीरीज होगी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। हम आपको नेक्स्ट सीरीज जो लेके आ रहे हैं, जीडी और यूपी पुलिस दोनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की भी सीरीज इसी के बिहाफ पर आपको मिलेगी। तो ये क्या है, क्वेश्चन और आंसर की हमारी सीरीज नंबर 21 है, जिसपे हम पूरी की पूरी चर्चा क्या कर रहे हैं, इसमें चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप डिस्कस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किक टू स्टार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन इज रियो डी जेनेरियो, सैंटिशो, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो। यू हैव द फोर ऑप्शन: रियो डी जेनेरियो, सैंटोस, ब्यूनस आयर्स एंड सैंटियागो। ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कॉफी, और आपको पता है रियो डी जेनेरियो में, मैं आंसर नहीं कह रहा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का क्षेत्र है और इसमें मैक्सिमम क्षेत्र अफ्रीकन और ब्राजील दोनों है। और दुनिया में कॉफी का बहुत ज्यादा वहां उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर इज द सैंटोस। ब्राजील में सैंटोस बंदरगाह को दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह साओ पाउले राज्य के सैंटोस शहर में स्थित है। 2006 में यह लैटिन अमेरिका का सबसे व्यस्ततम कंटेनर बंदरगाह था। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल्स हैं, जिसमें ठोस और तरल थोक, कंटेनर और सामान्य भार शामिल हैं। सैंटोस सायो पाइलो का एक बाहरी बंदरगाह है जिसे कॉफी मार्केट के रूप में जाना जाता है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह बेल्जियम में एडवर्प है और हर साल 85,000 टन कॉफी विकासशील देशों से एंडवर्प से होकर गुजरती है। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और दुनिया में जब रियो डी जेनेरियो में आपका पर्टिकुलर ओलंपिक हुआ, वहां पर बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफी है वो भारत से गई थी। तो आप पता कर सकते हैं, मालूम भी रखिएगा। बंदरगाह जो पर्टिकुलर ब्राजील के सेंटियोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट के रूप में जाना गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के कुछ क्वेश्चन की पहले, पिछली क्लास का क्वेश्चन था जो आपको कमेंट सेक्शन में देना था, आपने नहीं दिया था तो अब जाके दीजिएगा। वीडियो नंबर 20 में ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? आपको पता है, बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा। देख लीजिए, अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है, जिसका आधार मैकाल पहाड़ियां हैं। यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, सोन नदी की सहायक नदी का उद्गम, तीन नदियां हैं। द अमरकंटक रीजन इज अ यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया एंड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंज विथ द मैकाल हिल्स बिग द फ्लूकम्स। दिस इज वेयर द नर्मदा रिवर, द सोन रिवर एंड द जोहिला रिवर। तीन नदियां यहां पर है, अमरकंटक, सोन, अमरकंटक से सोन, नर्मदा, जिसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आप देख लीजिए, इधर ऊपर गंगा रिवर, ये नर्मदा रिवर, और इस लाइन पे सोन। सोन आगे जाके पर्टिकुलर सोनभद्र, सोन आगे जाके पर्टिकुलर सोनभद्र वाले इलाके पे जाके पूरी तरह से इसमें मिलती है, और इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है यहाँ पर चलती हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट इस पे बनता है। आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए बनेगा, ये वाले प्लेस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, और इसी के बिहाफ पर चीजें। तो ये जो सोन है, गंगा में जाकर ये कहाँ मिलती है, सोनभद्र, पटना पर पर्टिकुलर मिल गई। ये कौन सी नदी, नर्मदा, और यहीं के पास में पर्टिकुलर सोन निकल गई, और इसकी सहायक नदियों का पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें इस पे चली। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा पर्टिकुलर, लेट्स स्टार्ट। अब इन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। और आज के पहले प्रश्न, उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता खालिस्तान है 3, 1, 0, 2। द बैलेंस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस एलिमेंट है कौन कौन से, किसको नोबल गैस एलिमेंट कहा जाता है। तो आपको पता होगा, जितने भी 18th ग्रुप एलिमेंट हैं, कौन से हैं आपके,
18th ग्रुप एलिमेंट या 18वां जो समूह होता है, 18वां समूह को अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अक्रिय गैस समूह के नाम से जाना गया। इसमें क्या क्या होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये पूरी। और इनकी जो बैलेंसिंग होती है कितनी होती है बेटा? जीरो। इनकी बैलेंसिंग कितनी होती है? जीरो। यही क्वेश्चन पूछा गया। ये बिल्कुल गैसीय तत्व होता है, जीरो ग्रुप होता है। इसी को नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को किस नाम से जानते हैं? नोबल गैसेस या नोबल गैस के नाम से जाना गया। तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्लियर रहेगा? तो उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता, द बैलेंसिंग ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट इज द जीरो। वी विल गो ऑन फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। खालिस्तान ने 1780 में द बंगाल गैजेट नाम से भारत में पहला समाचार प्रकाशित किया। ब्लैंक पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम द बंगाल गैजेट। रविंद्रनाथ टैगोर, चितरंजन दास, जेम ऑगस्टस सिक्की, जॉन वुडन। आपको पता होगा कि बंगाल का पहला अखबार इंग्लिश में खुला था और इसे ओपन करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम ऑगस्टस। किसने किया था? बिल्कुल याद रखिएगा, जेम ऑगस्टस सिक्की। किसने चालू किया था? जेम्स अगस्टस सिक्की ने। किसने चालू किया? जेम्स अगस्टस। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो जेम्स अगस्टस ने क्या किया? भारत का पहला समाचार पत्र जारी किया। भारत का पहला समाचार पत्र, वो भी कौन सी? इंग्लिश भाषा में था। किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कि 1780 में द बंगाल गैजेट नाम से पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की चर्चा। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थीं? फेमस म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी वॉज ए रेसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? पद्म भूषण, परमवीर, पद्म विभूषण, भारत रत्न। आपको पता होना चाहिए कि अन्नपूर्णा देवी कथक नृत्य से संबंधित थी और इनका पूरा का पूरा जो संबंध है वो रहता है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? पद्म भूषण वॉज गिवन एंड द जाकिर हुसैन गिवन द तबला इन 2000। पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दैट इज गिवन द जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इन तबला। किस में दिया गया बेटा? तबला में दिया गया। जाकिर हुसैन को किस में दिया गया? तबला। कब दिया गया? 2023, इन द ईयर ऑफ 2023। 2023 में क्या किया गया? ये पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बिल्कुल याद रखिएगा, टिम्सा इज अ फेमस फोक डांस। टिम्सा कहां का आधिकारिक लोक नृत्य है? जल्दी से क्लियर करेंगे। टिम्सा आंध्र प्रदेश। कहां का है बेटा? आंध्र प्रदेश का। टिम्सा कहां का है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट इज द सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। कहां का है बेटा? आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का आपको मालूम होगा, यहां का है यक्षगान। महाराष्ट्र का है लावड़ी। राजस्थान का है कालबेलिया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का डिमशा। आंध्र प्रदेश का कौन सा बन गया? डिमशा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा शाम का राग है? हमने सुबह, शाम, दोपहर तीनों देखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवनिंग राग? यमन, भैरवी, कालबती एंड सारंग। यमन, भैरव, काल कालवती और सारंग। तो इंपॉर्टेंट है यमन। इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा?
यमन, बिल्कुल याद रखेंगे, द यमन इज द राइट आंसर। यमन जो है संध्या का समय राग है और इंपॉर्टेंट है ये आपके ट्रेडिशन आर्ट एंड कल्चर के लिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार अलगोज बजाने के लिए फेमस है? अलगोज के लिए कौन सा फेमस है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अलगोज के लिए कौन सा फेमस है? आर योर ऑप्शन कर्णभील, भूरी खान, कर्णभील, भूरी खान, कर्णभील, भूरी खान, साकर खान, दोथा खान। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज अ फेमस फॉर प्लेइंग द अलगोज? कर्णभील, भूरी खान, शाकर खान एंड दोथा खान। द राइट आंसर इज द, योर राइट आंसर इज द दोथा खान। इसको बजाने वाला फेमस प्लेयर कौन सा है? दोथा खान, बिल्कुल याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बने हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट ही है। 7th, केरल की नौका दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? पोंगल, उगदी, ओणम, बिहू। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम इज दैट फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल बेटा? ओणम। उगदी कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और बिहू कहाँ का है? पर्टिकुलर असम का फेस्टिवल। 3 प्रकार के बिहू। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। ओणम इज द फेस्टिवल दैट इज रिलेटेड विथ नौका दौड़, केरल से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीताबड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ मेला है, कहां आयोजित होता है? अरनोद प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, केलवाड़ा बरा, पुष्कर अजमेर। योर फेवरेट क्वेश्चन, सीताबड़ी फेयर, कुंभा ऑफ शहरिया ट्राइब पूछेगा, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तो याद रखेंगे कहां होता है या किस नाम से इसे जाना जाता है। दैट इज वेरी मच, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा है आपके लिए। दैट इज केलवाड़ा, केलवाड़ा बारा। कौन सा है? केलवाड़ा बारा, बिल्कुल याद रखेंगे, केलवाड़ा बारा, बिल्कुल इसमें हम याद रखेंगे कौन सा है हमारे लिए? केलवाड़ा बारा, बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केलवाड़ा बारा इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। द राइट आंसर इज द 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में, वैसे भागवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे, वैदिक काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इनटू इंग्लिश? और जॉर्ज यूले, वैक्टन ऑर्थन स्मिथ, मैक्स मूलर, चार्ल्स विक्सन। किसने लिखा था इसको? चार्ल्स विल्सन ने। किसने लिखा था बेटा? बिल्कुल याद रखिएगा, द राइट आंसर इज द चार्ल्स विंक्शन। द राइट आंसर इज द चार्ल्स विंक्शन। द राइट आंसर इज द चार्ल्स विंक्शन ने इसको लिखा। और भागवत गीता के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था और वहीं से पूरी चीजें यहां चली। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एश ऑगस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा? विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। एश अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? किसकी है ये? याद रखिएगा, दैट इज रिलेटेड विद द सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा, बिल्कुल याद रखिएगा, सानिया मिर्जा से संबंधित है ये। सानिया मिर्जा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, दैट इज रिलेटेड विद सानिया मिर्जा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ECKD, विच एक्सपोज टू सनलाइट सेंसिटिव। आपको पता है सूर्य के प्रकाश जब हमें मिलेगा तो उसका नेचुरल सोर्सेस बनता है हमारा विटामिन डी। कौन सा बनता है बेटा? विटामिन डी। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड, विटामिन के का रेटिनॉल, और उसकी कहानी अलग रहती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर श्रेणी में डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट was awarded the Dan David Prize in Future category? द्रोणाचार्य केराम, विमान बागची, CN राव, श्रीनिवास कुलकर्णी। Which one? That name is the Srinivas Kulkarni. The famous person name is the Srinivas Kulkarni. बिल्कुल याद, श्रीनिवास कुलकर्णी। अगला, अब कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे।
जदुंगा गांव का पुनर्वास 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उत्तरकाशी जिले के जदुंगा गांव को छोड़ दिया गया, जिससे देश के बीच संबंधों पर असर पड़ा और सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि निवासियों ने इसे छोड़ दिया। तो भारत ने अभी अभी रिसेंटली कौन से क्षेत्र में पुनर्वास योजना प्रारंभ की, वो गांव कौन सा था, याद रखिएगा, दैट विलेज। उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का नाम हमारा है पर्टिकुलर कौन से, किस नाम से? जादुंगा गांव। कौन सा गांव बना? जादुंगा, याद रहेगा। अगला, अभी अभी बिहार में वहां पे कर्पूरी ठाकुर को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज प्राप्त था। उसी के बिहार पर नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड 9वीं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2015 के बाद से अपने 5वें ऐसे बदलाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीओ को छोड़ने के सिर्फ 18 महीने बाद बीजेपी से 6 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। तो मतलब इनका फिर से कॉम्बिनेशन बन चुका है किससे? भारतीय जनता दल से। और वो किस लिए बना, वो इंटरिम है, इनका नहीं पता, लेकिन रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री एक ही प्रदेश के बन चुके हैं, नीतीश कुमार। साहेल राज्यों ने ईस्कोवास ब्लॉक छोड़ दिया। बुर्किन फासो, माली और नाइजीरिया पर शासन करने वाले सैन्य शासन ने पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की। इस अप्रत्याशित निकास को बिना किसी देरी में लिया गया संप्रभु निर्णय। मतलब साहिल राज्य थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे, दो बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया, इन सब सिनेरियो से बने थे। इस बिहाफ पर पूरी चीजें क्या थी, इनके लिए बन गई थी, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, ब्लॉक को छोड़ा था। अगला, ईकॉस है क्या? पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना 28 में 1975। इकोवैस की स्थापना कब हुई? 1975। लागोस की संधि के माध्यम से की गई। वर्तमान में पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों को इसमें शामिल किया करते हुए इकोस अनुमानित 424 मिलियन लोगों द्वारा निवास किया गया 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है। इसमें क्या है? अफ्रीका व्यापारी आर्थिक समुदाय। मतलब इसमें क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है अफ्रीका रीजन सी, उनका पूरा का पूरा यहाँ क्या है, सिनेरियो देखा जाता है। वो पूरी चीजें इसमें ई कॉस्ट में पूरी तरह रखी जाती हैं। सदस्य राज्यों की आत्मनिर्भरता, उनके बारे में पूरी चर्चा इसके बिहाफ पर रख दी गई। ईल की 2 नई प्रजातियां खोजी गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ने, शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के और केरल के तटों पर कॉन्क्रीट ईल की 2 नई प्रजातियां की खोज की। ये प्रजातियां ईल जैसे अपेक्षाकृत कम अध्ययन किए गए मछली समूहों को भारत के सामुदायिक विविधता के ज्ञान को बढ़ाती हैं। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञान स्वर्गीय प्रोफेसर एल कन्नन के सम्मानों में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाली मछली का नाम एरियोसोमा कन्नानी रखा गया। केरल तट की प्रजाति को इसके रूपात्मक लक्षणों के लिए एरियोसोम ग्रेसाइल कहा जाता है, वर्गीकरण की दृष्टि से। और आपको भी पता है, क्रिटिकली इंटेंजर्ड गंगा के डॉल्फिन को भी इसी में पर्टिकुलर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आगे जो खत्म होने की कगार में है, हमारा जो पर्टिकुलर मछली के रूप में है, वो उसके लिए गंगा का डॉल्फिन का भी नाम है। और ईल की 2 नई प्रजातियों की इसमें क्या हो गई, खोज हो गई। इनसेट 3DS उपग्रह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसरो, भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने उन्नत मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को आगामी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए हरी झंडी दिखाई। 2275 किलोग्राम के उपग्रह ने बेंगलोर में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में असेंबली, एकीकरण और परीक्षण पूरा कर लिया है। अब यह GSLV F-14 पर फरवरी के मध्य में निर्धारित उड़ान के लिए तैयार है। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आदित्य भी लॉन्च हुआ था सूर्य के लिए, उसी प्रकार से ये पूरा का बना। अगला, संयुक्तता प्रदर्शित करने के लिए 2024 में प्रमुख अभ्यास। बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय वायुसेना में 3 प्रमुख अभ्यास आयोजित करेगी, जिसमें भारत के रक्षा बलों में एकजुटता पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि वह थिएटर कमांड स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्र आधुनिक युद्ध में एकीकरण और सम्मान। वायु शक्ति अभ्यास, गगन शक्ति, जैसे सूर्यकरण होता है भारत और नेपाल के बीच में, उसी प्रकार तरंग शक्ति 2024 किया जाएगा। वायु शक्ति 2024 क्या है?
पहला अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगा। यह 17 फरवरी को जैसलमेर में एक प्रमुख मारक क्षमता शो के रूप में आयोजित किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अपने सभी फ्रंटलाइन विमान जैसे राफेल, SO-3 MKI, LCA, तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 का उपयोग करेगा। वे निर्धारित जमीनी लक्ष्यों पर अलग अलग मिसाइलों और बम लॉन्च करेंगे। हमलावर हेलीकॉप्टर सहित भारतीय सेना और नौसेना तत्व भी मारक क्षमता का प्रदर्शन, मतलब ये पूरी तरह से एयरफोर्स अपनी डिफेंस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएगा। अभ्यास गगन शक्ति युद्ध अभ्यास के लिए किया गया है, जिसमें अप्रैल 2024 के लिए योजनाबद्ध किया गया। इसमें लद्दाख से हिंद महासागर और भुज से अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण वायुसेना की पूर्ण पैमानीकरण देखा जाएगा। भारतीय वायुसेना के लगभग सभी लड़ाकू बेड़े, परिवहन हेलीकॉप्टर और ड्रोन सीमाओं पर आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसी प्रमुख संपत्तियां भी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर सक्रिय की जाएंगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और P-8I और MiG-29 के जैसे नौसैनिक संपत्तियों के बीच घनिष्ठता का संबंध रहेगा। यह पूरी तरह से आपके पूरे के पूरे आउटडोर इंडोर पूरी सुविधाओं को देखेगा। और अगला बना हमारा इसके बाद पर्टिकुलर इस अभ्यास के बाद तरंग शक्ति अभ्यास। कौन सा बना? तरंग शक्ति। किसके लिए है? याद रखिएगा। तरंग तीसरा अभ्यास तरंग शक्ति 2024 नामक पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख वायुसेनाओं की भागीदारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जोधपुर एयरबेस पर अगस्त 2024 में वॉर गेम की योजना बनाई गई। इसमें क्या होगा? डिफरेंट कंट्रीज जून तक सटीक विदेशी प्रतिभाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले साल भारतीय वायुसेना ने यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत में बहुराष्ट्रीय अभ्यासों पर अधिकार दिया। तीसरा, पहला हमारा भारत के संबंधित था, दूसरा भारत में युद्ध बेड़े के रूप में पूरी तरह जासूसी करेगा, और तीसरा दूसरे देशों के साथ यह कहानी रखेगा। तरंग शक्ति 2000 गाजा के संबंध में इजराइल पर ICJ का फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाते हुए दायर एक मामले के बाद गाजा में इजरायलियों की कार्यवाही पर ऐतिहासिक फैसला जारी किया। अदालत ने अपने आधिकारिक क्षेत्र की पुष्टि की और इजराइल को तत्काल युद्ध विराम को अनिवार्य करने से रोकते हुए नरसंहार को रोकने के उपाय का आदेश दिया। इस फैसले का दक्षिण अफ्रीका और हमास ने स्वागत किया। ये बहुत दिनों से ये विवाद चला आ रहा, उसी के बिहाफ पर ये पूरी चीजें क्या हुई हैं, इसमें चली हैं। काफी ज्यादा इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनेंगे। तो गाजा का नरसंहार रहा, जिसमें इसने फैसला सुना दिया। विचार विमर्श के लिए आगे भी बढ़ सकता है, और ये पूरा सिनेरियो बना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब आर्याना साबालेंका, एलेना रायबाकिना, इगा स्वेटेक, ओन्स जुपिटर। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगली क्लास से आपको करंट अफेयर्स की पूरी चीजें मिलेंगी, और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें रन होंगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे का बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।